चलिए, तो कैपेसिटर में लास्ट लेक्चर में अपन ने कुछ बेसिक सीखे थे, बेसिक चीजें, और अपन ने सर्किट एनालिसिस स्टार्ट किया था। लास्ट में अपन ने ये सीखा था कि अगर एक एक अनचार्ज कैपेसिटर को हम एक बैटरी के क्रॉस लगा देते हैं, तो स्टेडी स्टेट पे आता है, हम सर्किट को स्टडी करते हैं, तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। ये बात हमेशा सही है, बैटरी पहले चार्ज भी होती या पहले अनचार्ज भी होती, तो भी कैपेसिटर के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बैटरी के क्रॉस ही हो जाएगा, बैटरी वाला ही हो जाएगा। और फिर उस प्रोसेस में हमने कैपेसिटर का फाइनल चार्ज निकाला, वर्क डन निकाला, ये सारी चीजें हमने कैलकुलेट करी। ठीक है, फिर मैंने एक अनचार्ज कैपेसिटर का एग्जांपल लेके उसको कैलकुलेट भी किया था, है ना। कई बार हो सकता है कि ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर आपको दिया जाए, कैपेसिटर पहले से चार्ज था, अब उसके क्रॉस बैटरी लगा दी, अब क्या होगा, तो वो चीजें एज इट इज नहीं आएंगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये चलो वो बाद में करेंगे, पहले आगे सीख लेते हैं। सर्किट को आगे सीखने से पहले जो इम्पोर्टेंट चीज हमें आनी चाहिए वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ अपन यहाँ भी सीखेंगे और करंट में भी सीखेंगे। मैं दोनों को एक साथ बता दे रहा हूँ कि किरचॉफ्स लॉ क्या कहते हैं। किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे। फर्स्ट इज जंक्शन लॉ, जो जंक्शन पे लगेगा, और इसको कई बार करंट लॉ भी कह देते हैं। करंट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं, तो इसको कई जगह आपको केसीएल लिखा हुआ मिलेगा। केसीएल स्टैंड्स फॉर किरचॉफ्स करंट लॉ, है ना। रेजिस्टर के लिए क्या कहता है पता है? रेजिस्टर के लिए कहता है कि मान लो एक जंक्शन पे खूब सारे रेजिस्टर लगे हुए हैं, है ना? इधर से कुछ करंट आएगी I1, इधर से कुछ करंट आएगी I2, और इधर से कुछ करंट आएगी I3। एक्चुअली तीनों करंट आ नहीं सकती, इनमें से कोई आ रही होगी और कोई जा रही होगी। तो ये मैंने तीन करंट ड्रॉ किए हैं, उसमें से कोई ना कोई एक या दो नेगेटिव होंगे, है ना। तीनों पॉजिटिव, तीनों अंदर नहीं आ सकते, तीनों बाहर नहीं जा सकते, तो इनमें से कोई ना कोई एक जो है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो जो ऑपोजिट है ना उसको अपन निगेटिव ले लेंगे, है ना। वो अपने को अपने आप बाद में पता चल जाएगा। तो ये कहता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिखते हैं सिग्मा I इनकमिंग। सबको इनकमिंग करंट मानते हुए मैं लिखूं तो उनका सम क्या आएगा? 0। इसको आप सिग्मा आउटगोइंग भी लिख सकते हो, सिग्मा I आउटगोइंग। सारी करंट को आउटगोइंग मानते हुए उसका सम 0। एक ही बार बता देना, वहां मैं वापस नहीं बताऊंगा दोनों, है ना। यहाँ से I1, ये I2 और ये I3। यहाँ मैंने क्या किया, तीनों को आउटगोइंग मान लिया। वापस तीनों आउटगोइंग नहीं हो सकते, इनमें से कोई ना कोई एक ऑपोजिट होगा। जैसे एक्चुअली में क्या होगा, एक्चुअली में ना सर्किट जंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा कि मान लो यहाँ से I1 आ रही होगी, यहाँ से I2 आ रही होगी, और यहाँ से I3 जा रही होगी। तो आप लिखेंगे कि आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। यहाँ क्या लिखा मैंने, मुझे यहाँ एग्जैक्टली पता था कि दो करंट जंक्शन पे आ रही है I1 एंड I2, और I3 करंट जंक्शन से बाहर जा रही है I3। सो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। जबकि यहाँ अननोन थी चीजें, तो ऐसे केसेस में अपन जनरली क्या करते हैं, आपको क्या दिया होगा कि जंक्शन पे आपको तीन रेजिस्टर दिए होंगे और आपको नहीं पता होगा कि इसमें करंट किधर जा रही है। तो अपन क्या करेंगे, तीनों को या तो जंक्शन पे आता हुआ मान लेंगे या तो जंक्शन से जाता हुआ मान लेंगे, और उन तीनों का सम 0 होगा। तो ये एक ही बात है, अगर आप I3 की जगह माइनस I3 लो ना तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, है ना। तीनों का सम 0, या तो सबको इनकमिंग मानो और उसका सम 0, या तो आउटगोइंग मानो उसका सम 0। ऐसे लिखते हैं सिग्मा I इनकमिंग इक्वल टू 0, सिग्मा आउटगोइंग। अच्छा मैंने तीन बनाए हैं, ये दो भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है ना। मैंने जनरली तीन बना दिए हैं।
तो भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है ना, कि एक जंक्शन पे आने वाली सारी करंट का सम जीरो क्यों हो रहा है, या जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चार्ज कंजर्वेशन। क्या है बेटा ये? चार्ज कंजर्वेशन। ये क्या है? चार्ज कंजर्वेशन। कि जंक्शन पे कोई चार्ज स्टोर नहीं हो सकता, तो जितना चार्ज पर सेकेंड आएगा, करंट इज चार्ज पर सेकेंड, तो पर सेकेंड जितना चार्ज आएगा उतना ही चार्ज जाएगा। सो इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड है भैया ये? चार्ज कंजर्वेशन पे। कि यहाँ पे मैंने क्या कहा, एक जंक्शन पे आने वाले टोटल चार्ज का सम जीरो होगा, मतलब कुछ चार्ज आएगा तो कुछ चार्ज जाएगा। यहाँ से एक जंक्शन पे जाने वाले टोटल चार्ज का सम जीरो है, मतलब कुछ चार्ज आएगा तो कुछ चार्ज जाएगा। यहाँ मैंने क्या मान लिया, ऐसे ही कि कुछ चार्जेस जा रहे हैं, कुछ चार्जेस आ रहे हैं, तो आने वाले चार्जेस का सम इक्वल टू जाने वाले चार्जेस का सम। ये एक ही बात है, ये आपको समझ में आ रहा है? कि i3 अगर मैं अंदर मान लूंगा तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस i3 लेंगे ना, तो उधर जाएंगे तो प्लस i3 हो जाएगा, सम क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगर अननोन दिया होता है तो अपन जनरली ऐसा मान लेते हैं, और अगर पता होती है तो अपन सिंपली ये इक्वेशन लिख पाते हैं, और जनरली हमें फर्स्ट वाला लिखनी पड़ती है कि तीनों का सम जीरो। ऐसा अगर रजिस्टर में दिया हो तो इसके सवाल रजिस्टर में बनाएंगे तो अपन वही करेंगे। अभी अपने पास क्या है? कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर में भी बेटा सेम कहानी होगी। एक जंक्शन होगा, उस पे कुछ कैपेसिटर लगे होंगे, बिल्कुल ऐसी ही कहानी है। आप कहोगे कि सर मुझे नहीं पता इन पे चार्जेस क्या है, तो मान लेते हैं सब पे चार्जेस ऐसा कुछ है। इधर अंदर वाली प्लेट पे पॉजिटिव, बाहर वाली प्लेट पे निगेटिव। प्लस प्लस Q1 माइनस Q2, माइनस Q1 प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3, है ना। मैंने क्या किया, इनके लिए चार्जेस लिख लिए। अच्छा, इसका पोटेंशियल कुछ VA होगा, इसका पोटेंशियल कुछ VB होगा, इसका पोटेंशियल कुछ VC होगा। ये क्या लिखा मैंने? तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल। इस पॉइंट को मैं x मान रहा हूँ। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी क्या होगा, जंक्शन पे कोई नेट चार्ज तो आ नहीं सकता। इसका मतलब ध्यान से देखना, ये जो तीनों प्लेट्स हैं जिनको मैं एक साथ ड्रॉ कर रहा हूँ, यही चार्ज कंजर्वेशन। इन तीनों का टोटल चार्ज जीरो होगा, क्योंकि भाई जरा सोच के देखो कि इन तीनों प्लेट्स का बाहर से कहीं से कोई कनेक्शन ही नहीं। इनका जो भी कनेक्शन है वो सिर्फ आपस में है। जो भी कनेक्शन है वो क्या है? सिर्फ आपस में है। ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब इनका सम जीरो होगा, है ना। क्योंकि अगर पहले अनचार्ज थे तो इनका सम क्या होगा? जीरो। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो, है ना। क्यों? क्योंकि इनका सिर्फ कनेक्शन आपस में है जंक्शन पे। इन तीनों का सम क्या होगा? जीरो, है ना। अब आप इसको लिख सकते हो कि Q1 को क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल x है ना। ये एक तरह से मैंने अंदर वाली प्लेट्स को पॉजिटिव में लिखना आप सिखा रहा हूँ। अंदर वाली प्लेट्स को मान लो मैंने पॉजिटिव माना है। क्यों माना है? क्योंकि मैंने तीनों केस में अंदर वाले प्लेट पे चार्ज पॉजिटिव माना है। तो Q1 को क्या लिखेंगे? इसका कैपेसिटेंस को C1, इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस C3। तो Q1 को लिखेंगे C1 इनटू C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने माना है ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर है। क्यों माना है? क्योंकि अंदर वाले चार्ज पॉजिटिव है। तो Q इक्वल टू CB में जब चार्ज निकालते हैं तो ये अपन पॉजिटिव चार्ज निकाल रहे होते हैं, तो हम पॉजिटिव वैल्यू चाहते हैं। तो x माइनस, उल्टा मान लिया ना इसको, नाम इसी हिसाब से मान लो, x माइनस VA प्लस C2, x माइनस VB प्लस C3, x माइनस VC इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे तो x की वैल्यू क्या हो रही है? C1 VA प्लस C2 VB प्लस C3 VC अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ जंक्शन लॉ का क्या मतलब हुआ? कि इन तीनों का चार्जेस का सम जीरो होगा। ऑब्वियस सी बेटा बात सोच के देखो, अगर मैं कह रहा हूँ इनका सम जीरो है तो इनमें से कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, कोई ना कोई निगेटिव होगा। जब आप x निकालोगे ना, तो x आप देखना, मान लो आप तीन वोल्टेजेस के टर्म में x निकाल रहे हो,
तो किसी एक या दो के टर्म में x ज्यादा आएगा और किसी एक या दो के टर्म में x उनसे कम आएगा। तो कुछ इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिखे हैं वो पॉजिटिव होंगे, कुछ जो लिखे हैं वो नेगेटिव होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ये सम जीरो होगा। तो ये था किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर रेजिस्टेंस एंड किरचॉफ्स करंट लॉ फॉर कैपेसिटेंस। एक ही बात है कि हमें किसी जंक्शन पे लिखना होगा तो वो जंक्शन पे जो भी कैपेसिटर लगे होंगे उन सबके चार्जेस का सम क्या करेंगे, जीरो। सबके चार्जेस को सेम पोलरिटी वाला मानते हुए अपन जंक्शन का पोटेंशियल निकाल सकते हैं और फिर हर कैपेसिटर पे सेपरेट चार्ज निकाल सकते हैं। ये जो मैंने क्वेश्चन सामने लिख दिया है ना, ये एक्चुअली एक सवाल ही है अपने आप में जो जंक्शन लॉ पे बेस्ड होता है ना, कि सिग्मा चार्जेस इक्वल टू जीरो। कोई डाउट किसी को यहाँ तक तो पूछ सकता है, अदरवाइज मैं लास्ट लाइन लगा रहा हूँ वो लिख लूँ। चलो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इस जंक्शन लॉ पे बेस्ड स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, ना मैं वैल्यूज दे लेता हूँ इसमें। इसको मैं 1 मानता हूँ, V1 यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 100 वोल्ट। ये V2 यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 200 वोल्ट। ये V3 यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं 300 वोल्ट। ये C1 इसको मान लेता हूँ मैं 5 माइक्रोफैरेड। ये C2 इसको मान लेता हूँ मैं 10 माइक्रोफैरेड और ये C3 इसको मान लेता हूँ मैं 10 माइक्रोफैरेड। तीनों के कैपेसिटेंस दिए हुए हैं, ये जंक्शन है, ये एक्स जंक्शन है। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। इन तीनों पॉइंट्स के पोटेंशियल दिए हुए हैं और आपसे पूछते हैं फाइंड पोटेंशियल ऑफ जंक्शन एक्स। जंक्शन एक्स का पोटेंशियल बताओ। और दूसरा, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अच्छा ध्यान से देखना, मैं सीधा ये फॉर्मूला भी यूज कर सकता हूँ कि तीन कैपेसिटर अगर ऐसे लगे हुए हैं तो जंक्शन पोटेंशियल आएगा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, है ना, तो जब मैंने दो कैपेसिटर को कनेक्ट किया था और मैंने कॉमन पोटेंशियल निकाला था, कुछ याद करो। टू कैपेसिटर्स में कॉमन पोटेंशियल और हीट वाला एक क्वेश्चन कराया था, वो आया था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपको याद हो तो देखो ध्यान से, एक टर्म एक्स्ट्रा ऐड हुई है बस। C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि वो भी एक्चुअली ना कॉमन में आके KCL ही तो था। वहां में मैंने क्या किया था, चार्ज कंजर्वेशन यूज किया। यहाँ मैंने क्या किया, चार्ज कंजर्वेशन यूज किया, है ना। तो आप सीधे वो यूज कर सकते हो। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ कि मुझे कॉमन एक्स का पोटेंशियल मुझे क्या मिलेगा। वापस में तीनों पे चार्ज मान के चार्ज कंजर्वेशन यूज करूंगा। ये मिलेगा बेटा C1V1 प्लस C2V2 प्लस C3V3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। वैल्यूज रखोगे तो ये आएगा 500 प्लस 2000 प्लस 3000 अपॉन 25। तो ये कितना आ गया, 5500 अपॉन 25 कितना आया, 220 वोल्ट। कितना आया जंक्शन का पोटेंशियल, 220 वोल्ट। ये अपन ने पहला पार्ट कैलकुलेट किया। अब ध्यान से देखो, पहले कैपेसिटर के लिए ये 100 वोल्ट, ये 220 वोल्ट, है ना। मैं पूछूं पोटेंशियल डिफरेंस कितना है पहले कैपेसिटर पे, 120 वोल्ट। भाई ये एंड 220 वोल्ट पे, ये एंड 100 वोल्ट पे पोटेंशियल कितना है, 120 वोल्ट। और ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लेट नेगेटिव, है ना। और चार्ज आ जाएगा 120 इंटू 5, 600 माइक्रोकूलम।
है ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो मैं एक ही जगह लिख रहा हूँ, है ना, 600 माइक्रोकूलम। इस पे देखो ये 200, ये 220, वापस अंदर वाला हायर पोटेंशियल, बाहर वाला लोअर पोटेंशियल, वापस ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, तो चार्ज कितना होगा, Q2 लिखो तो 20 गुना 200 माइक्रोकूलम, ये Q1 था। और जब मैं Q3 पे आऊंगा तो वापस देखो ये 200 लोअर पोटेंशियल और ये 300 हायर पोटेंशियल, इस बार बाहर वाली प्लेट पॉजिटिव होगी और अंदर वाली प्लेट नेगेटिव होगी, हायर पोटेंशियल पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल नेगेटिव, तो इस बार बाहर वाली प्लेट 300 वोल्ट पे है, अंदर वाली प्लेट 220 वोल्ट पे, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 80 वोल्ट, तो चार्ज कितना आएगा 800 है ना। देखो ध्यान से, अब इन तीनों प्लेट्स के चार्ज का सम, ये +600 ये +200 कितना हुआ +800, अंदर वाले का चार्ज -800, मिलके हो गया 0। तो उन तीनों प्लेट्स का चार्ज भी लिख सकते हैं और कॉमन पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। वो प्लस माइनस अब समझ में आ गया होगा जिसने पूछा था, कि अपने आप ही वो आता है। लिख लिया सबने? चलो, ये हो गया किरचॉफ्स करंट लॉ और जंक्शन लॉ। अगला है लूप लॉ, उसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। सेकेंड लॉ इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जैसे वो करंट लॉ था, ये वोल्टेज लॉ है, केवीएल और लूप लॉ। इसके अंदर कहते हैं कि जब सर्किट में अपन घूम रहे होते हैं तो हर जगह जो वर्क आ रहा होता है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क आ रहा होता है, तो उसमें पूरे लूप में वो वर्क डन 0 होता है। तो इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। किस पे बेस्ड है, एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द voltages in a loop, all the voltages with sign, है ना, मतलब जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव, कम होगा तो नेगेटिव, इन अ लूप इज 0। एक लूप में सारे वोल्टेजेस का सम क्या होता है 0। जैसे मान लो कभी आपको रेजिस्टर के टर्म में ऐसा दिया हुआ हो कि मान लो ऐसा एक लूप अपने पास बना के दे रखा है ना, इसमें मान लो ये बैटरी V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, और इस पूरे लूप में I करंट जा रही है ना। तो मान लो मैं इस लूप में इस सेंस में घूम गया, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और घूम के वापस, किसी पॉइंट से स्टार्ट हो सकते हैं, वापस घूम के इसी पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो सारे वोल्टेजेस का सम 0 होगा। तो वोल्टेजेस है, यहाँ दो तरह के डिवाइस है, रेजिस्टर और बैटरी। तो रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप हुआ -IR1, बैटरी में गए, पोटेंशियल इंक्रीज हुआ +V1, पोटेंशियल यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं, -V2, रेजिस्टर में फिर से ड्रॉप हुआ -IR2, बैटरी में माइनस से प्लस से माइनस जा रहे हैं, वोल्टेज फिर से कम हुआ -V3 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कैसे, मान लो ए से लिखना स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ लिखूंगा VA, ए से लिखना स्टार्ट किया था VA में ये सब चेंजेस हुए और फिर वापस यहाँ आ गए, तो इक्वल टू VA, तो ये VA से VA कैंसिल हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि -IR1 +V1 -V2 -IR2 -V3 इज इक्वल टू 0। जो भी सर्किट में वोल्टेजेस थी उन सबको मैंने साइन के साथ लिखा, तो उनका सम क्या होगा 0। ऐसा ही कैपेसिटर में भी होगा।
कि मान लो ये बैटरी लगा दी, एक मान लो रजिस्टर भी लगा दिया, एक मान लो ये यार रजिस्टर हटा दो, रजिस्टर की कोई जरूरत नहीं है नहीं। दोनों होंगे तो भी लगा सकते हैं, इंडक्टर होगा तो भी लगा सकते हैं, कंजर्वेशन प्रिंसिपल है। ये जो किरचॉफ्स करंट और वोल्टेज लॉ है ना, ये किसी भी सर्किट में लगा सकते हैं, ठीक है। तो मान लो सर्किट में कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं और कुछ बैटरीज लगी हुई है, ठीक है। इसमें वैसे सॉल्व करेंगे, ये बैटरी मान लो V1 वाली है, ये V2 वाली है, ये C1 है, ये C2 है। मान लेते हैं कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, फिर से ये प्लेट पॉजिटिव है और ये प्लेट नेगेटिव है। मान लेते हैं, अपने आप को आ जाएगा साइन के साथ। मान लेते हैं इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। फिर से मैं ऐसे लिखूंगा, सम जीरो होना चाहिए। देखो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ से देखो मैं कैपेसिटर में प्लस से माइनस जा रहा हूँ। देखना ये सेंस इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ और सबसे पहले C1 में प्लस से माइनस जा रहा हूँ, इधर की तरफ, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, माइनस डिक्रीज कितना होगा पोटेंशियल, तो V होता है बेटा Q बाय सी, तो Q1 बाय C1। और मैं वैल्यूज के साथ, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ जब भी लूंगा तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू मिलती है। बैटरी में गया माइनस से प्लस, पोटेंशियल बढ़ेगा, प्लस V1। फिर इस कैपेसिटर में फिर से मैं कहा जा रहा हूँ, प्लस से माइनस जाऊंगा तो पोटेंशियल वापस कम होगा, तो माइनस Q2 बाई C1। फिर इस बैटरी में जाऊंगा माइनस से प्लस, तो पोटेंशियल फिर से बढ़ेगा, इक्वल टू जीरो। तो ये केवीएल पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अपन सबका सम क्या लिख सकते हैं, जीरो। इनके क्वेश्चन भी मैं लास्ट में कर पाऊंगा, और मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं आपको सीरीज पैरेलल का प्रूफ बता पाऊँ, है ना। या सर्किट में कहीं बेसिक लेवल पे काम आ जाए तो यूज करें। कुछ एक दो ठीक ठाक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होते हैं जो पार्टिकुलरली केवीएल और केसीएल पे बेस्ड ही होते हैं। केसीएल वाला मैंने यहीं करा दिया जंक्शन पे, केवीएल वाला मैं बिल्कुल सर्किट एनालिसिस के लास्ट में करूंगा, है ना। जल्दी से लिख लीजिए। आगे चलें। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स का कॉम्बिनेशन। पहला है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन। ये जो भी मैं सिखा रहा हूँ ना, दिस इज फॉर अनचार्ज कैपेसिटर। अगर अनचार्ज कैपेसिटर्स होंगे तो ऐसा करेंगे, चार्ज में फिर ऐसे नहीं करते, उसमें फिर अपन केसीएल ही लगा, केसीएल केवीएल ही लगाते हैं, पूछा भी नहीं जाता है। आपको ऐसा सिस्टम दिया हुआ सी करंट पूछता है तो वो अनचार्ज कैपेसिटर मेंशन नहीं भी कर रहे हैं तो भी वो अनचार्ज ही मानते हैं। आप ऐसे कहा जाए कि these capacitors are connected in a circuit like this, capacitors are uncharged, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन करना क्या होता है कि कुछ कैपेसिटर सीरीज में लगे, तीन मान लेते हैं। सीरीज का मतलब सेम करंट फ्लोज थ्रू देम, करंट या मान लो चार्ज, यहाँ पे सेम करंट या चार्ज फ्लोज थ्रू, उनके थ्रू सेम करंट या सेम चार्ज फ्लो होता है। और यहाँ पे लगा दिया मैंने एक बैटरी, V वोल्ट की बैटरी, मान लिया ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, ये कैपेसिटर C3। मुझे क्या बताना है सुनना,
कि इनकी जगह मैं कितने का इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाऊं, जिसको जब इसी बैटरी के क्रॉस लगाया जाए तो, सुनना मेरी बात, इस पे चार्ज बेटा अगर प्लस क्यू होगा तो इस पे माइनस क्यू होगा, है ना? अब सुनो ध्यान से, इस पे प्लस क्यू तो इस पे माइनस क्यू। ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ये देखो आपस में आइसोलेटेड प्लेट्स हैं। आइसोलेटेड मतलब इनका चार्ज कंजर्व रहेगा, मानते हो ना? एक पे प्लस तो एक पे माइनस, इनका चार्ज मिलके क्या होगा, जीरो। तो अगर इस पे चार्ज माइनस क्यू है तो इस पे चार्ज प्लस क्यू। ये दोनों प्लेट देखो कहीं से और कनेक्टेड नहीं है, ये सिर्फ यही है, ये वाली प्लेट्स कह रहा हूँ। ऐसी दो प्लेट जो हैं, ये पहले वाले की अंदर वाली, दूसरे वाले की बाहर वाली, ये प्लेट सिर्फ आपस में कनेक्टेड है, और क्योंकि कैपेसिटर पहले अनचार्ज थे तो इनका सम क्या आएगा, जीरो। तो अगर मैं एक को माइनस क्यू लिख रहा हूँ तो दूसरा कितना आएगा, प्लस क्यू। सिमिलरली ये दो प्लेट्स ना, ये दो प्लेट्स ये इंटरकनेक्टेड है, बस कहीं से और कोई मतलब नहीं है, तो इनका टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। ये चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल बहुत काम आता है यहाँ। ये दोनों प्लेट्स आइसोलेटेड है, ठीक है। कैपेसिटर है, ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू तो ये प्लस क्यू, और ये प्लस क्यू तो ये माइनस क्यू। अब एक और जादू देखना, ये दोनों प्लेट्स, बैटरी सिर्फ चार्ज सप्लाई, बैटरी चार्ज सप्लाई नहीं करता, बैटरी सप्लाई एनर्जी। ये प्लेट और ये प्लेट, मतलब इसकी सबसे लेफ्ट वाली और इसकी सबसे राइट वाली, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड हैं, और सिर्फ आपस में ही कनेक्टेड है। बैटरी के थ्रू कनेक्टेड बात अलग है, लेकिन आपस में ही कनेक्टेड है, तो इनका भी टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। देखो इस पे चार्ज प्लस क्यू है, इस पे चार्ज माइनस क्यू है, सम क्या होगा, जीरो। तो तीन पेयर मिले, एक इसकी लेफ्ट वाली लेफ्ट मोस्ट, एक राइट मोस्ट, वो आपस में कनेक्टेड है। बैटरी है बट बैटरी डज नॉट सप्लाई चार्ज, बैटरी सप्लाइज एनर्जी। ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों प्लेट आपस में कनेक्टेड, तो सबके चार्ज क्यू है, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है कहा था मैंने, या फिर क्या सेम होता है, चार्ज। ये सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि सब पे चार्ज सेम आता है। तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है इसकी जगह एक कैपेसिटर लगा दूं, कितने का लगाऊं, कि जब उसको सेम बैटरी के क्रॉस लगाया जाए तो उस पर सेम चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। दिस इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट, है ना? ठीक, कि अपने को सीक्वेंट बताना है कि जब सेम बैटरी पे लगाए तो उस पर सेम चार्ज मिले। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे केवीएल लिख लो, क्या लिखोगे, V, ऐसा। अच्छा ऐसा सोच लो, इसके क्रॉस वोल्टेज V1 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V2 है, इसके क्रॉस वोल्टेज V3। तो ये इन तीनों वोल्टेजेस का सम V के इक्वल होगा, मैं लिखूंगा V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल टू जीरो। इन वोल्टेजेस का सम, सम में माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ से यहाँ प्लस होगा, तो यहाँ हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये मैं लूप में मान लो ऐसा घूमा, ऐसा, तो यहाँ से यहाँ प्लस V माइनस V1 माइनस V2, माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कैपेसिटर में प्लस से माइनस जा रहा हूँ, माइनस V3 इक्वल टू जीरो, ऐसे जाऊंगा तो माइनस V1 प्लस V3 प्लस V2 प्लस V1 इक्वल टू जीरो। तो इक्वेशन तो यही बनेगी कि V इज इक्वल माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू जीरो। मैं इतना लिख रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, आप ड्रॉपर में हो, बट फिर भी चलो। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वैसे भी सोच सकते हो कि ये वोल्टेज जो है ये यही इन तीनों पे डिवाइड हुई है, तो इन तीनों की वोल्टेजेस का सम इस वोल्टेज के इक्वल होना चाहिए, V। अच्छा यहाँ पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे तो आप लिखोगे जो वोल्टेज इसके क्रॉस है वही वोल्टेज इसके क्रॉस है। तो V को आप यहाँ से लिखना चाहो तो V को आप लिख सकते हो Q इंटू V इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, Q अपॉन सी इक्विवेलेंट। इस V को मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो इस V को, दोनों V सेम है भाई, Q भी सेम है, तो V को मैं लिख सकता हूँ Q अपॉन सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 को देखो क्या लिखूंगा, Q1 अपॉन C1, V2 को Q2 अपॉन सॉरी Q अपॉन C1, Q अपॉन C2 और प्लस Q अपॉन C3। क्योंकि चार्जेस सेम होते हैं
तो आंसर आया 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 plus 1/c2 plus 1/c3. This is the result of parallel series combination. Series combination का क्या आंसर आया? 1/c equivalent is equal to sigma 1/c, है ना? सबके 1/c का सम जो होता है वो क्या आता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, है ना? अच्छा, एक चीज और देखना, बता दे रहा हूँ, एक साथ लिखा दूंगा अपने, है ना? क्या आपने क्या सीखा बेटा? 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ये रिजल्ट है। For n identical capacitors, अगर सीरीज में n आइडेंटिकल कैपेसिटर लगे होंगे तो क्या होगा? तो 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c कितनी बार? n टाइम्स। तो यहाँ से c इक्विवेलेंट आ जाएगा c/n। क्या आ जाएगा? c/n, ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक चीज आप जानते हो कि जो c इक्विवेलेंट आता है, ये बचपन से ही सीखते हैं। This c equivalent is less than c1, less than c2, less than c3, मतलब इसमें जो ऐसे रिलेशन में जो ये इक्विवेलेंट आता है ना, ये इंडिविजुअल से छोटा होता है। ऑब्वियस सी बात है, मैथमेटिकली दिख रहा है कि जो वैल्यू आएगी वो 1/c1 से भी छोटी होगी, 1/c2 से भी छोटी होगी, और 1/c वो सॉरी सी इक्विवेलेंट जो आएगा वो c1 से भी छोटा होगा, c2 से भी छोटा होगा, और c3 से भी छोटा होगा। सी इक्विवेलेंट सबसे छोटा। एक काम की बात और आती है जो खूब यूज होता है, जो हम खूब यूज करेंगे, कि फॉर टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, दो कैपेसिटर सीरीज में, ये सिर्फ इसके इजी किए हुए पार्ट्स होते हैं। तो दो कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 सॉल्व करोगे ना, तो c इक्विवेलेंट आएगा बेटा c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2 की खूब ही यूज करते हैं, खूब यूज होता है। c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू c1 c2 अपॉन c1 प्लस c2। अगर दो कैपेसिटर हो तो पता है मेरे पास तीन भी दिए होते हैं ना, तो मैं तो उसे दो दो करके ही सॉल्व करता हूँ। किसी दो को कर लेता हूँ, फिर उसके आंसर को तीसरे के साथ सॉल्व कर लेता हूँ। दो वाले पेयर सॉल्व करने इजी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, आपने तीनों की वोल्टेज लिखी। पहले की वोल्टेज क्या थी? Q/C। V1 क्या है? कैपेसिटर 1 के क्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। V2 क्या है? कैपेसिटर 2 के क्रॉस वोल्टेज। V3 क्या है? कैपेसिटर 3 के क्रॉस वोल्टेज। और इनका सम कितना है? V। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इनका रेशियो बताओ, V1 V2 V3 का रेशियो क्या है? आपने आप कहोगे सर V1 is to V2 is to V3, Q upon C1 is to Q upon C2 is to Q upon C3। Q तो कैंसिल होगा, तो V1 is to V2 is to V3 is equal to 1 upon C1, 1 upon C2, 1 upon C3। तो कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेजेस किसकी रेशियो में डिवाइड होते हैं? इनवर्स रेशियो ऑफ कैपेसिटर्स इन द inverse ratio of कैपेसिटेंस। तो मतलब क्या सीखा? सीरीज कॉम्बिनेशन में सब पे चार्ज सेम रहता है और सबकी जो वोल्टेज होती है वो टोटल वोल्टेज के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होती है। दिस इज द बेसिक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। और मैं चार्ज कैसे निकालूंगा? Q इक्वल टू सी इक्विवेलेंट इंटू वी। मैं आपसे पूछूं, बताओ चार्ज कितना होगा? सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्यू इक्वल टू सी वी। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसका सीरीज का रिजल्ट वैसा ही है जैसा वहां पैरेलल में होता है। एक बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं कि तीन कैपेसिटर है, सीरीज में लगे हुए हैं, है ना। ये 30 माइक्रोफैरेड
ये 15 माइक्रोफैरेड और ये 10 माइक्रोफैरेड है ना, और ये 12 वोल्ट। तो आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड C equivalent. Second question, find charge on each capacitor. सब पे सेम होता है, चार्ज सब पे ही सेम होता है, तो चार्ज ऑफ द सिस्टम भी पूछ सकते हो, सिस्टम में कितना चार्ज है, एक ही बात। थर्ड, इसके क्रॉस वोल्टेज को मैं अगर V1 लिखता हूँ, इसके क्रॉस वोल्टेज को V2 लिखता हूँ, इसके क्रॉस वोल्टेज को V3 लिखता हूँ, तो थर्ड में आपको V1, V2 एंड V3 बताना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन में total energy stored in the capacitors. Total energy stored in the capacitors. ठीक है, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सब लोग सॉल्व करेंगे और चारों क्वेश्चन के आंसर चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सुनना ध्यान से। तुम्हें तो सीक्वेंट तुम कैसे निकालोगे मुझे नहीं पता है ना, या तो तुम 1/30 प्लस 1/15 प्लस 1/10 से कर लो, मैं देखना कैसे करूँ, काम आएगा जीवन में, कुछ चीजें काम आती है। मुझे दिखाइए 30, 15 और 10। याद रखना ऐसे पेयर बहुत अच्छे होते हैं, 30 और 15। 30 गुना 15 बटा 30 प्लस 15, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये आ गया 10। मतलब ये दोनों मिलके बना रहे हैं 10, और 10 और ये 10 मिलके क्या आ जाएंगे, 5। आंसर आ गया 5। आपने जैसे किया वो भी सही है, लेकिन ये काफी फास्ट रहता है, किसी भी दो को सॉल्व कर लो, और 30 और 15 10 हो जाते हैं, इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। 6 और 4 है ना, या 6 और 3 2 होते हैं, ऐसे करके बहुत सारे पेयर्स हैं जो आपको याद हो जाएंगे। 6 और 3 6 इंटू 3 तो 18 अपॉन 9 2 होता है ना। 12 और 6 12 और 6 लगे हों सीरीज में, तो 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, तो 72 अपॉन 18 4 होते हैं। ऐसे पेयर्स ना, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे ऐड करके डिवाइड करना, ये दिमाग में हो जाना चाहिए। तो 30 और 15 30 इंटू 15 अपॉन 30 प्लस 15, तो ऊपर 450 बना, नीचे 45 बना, 10। तो ये 10 बना और ये इस 10 के साथ लगा है, 10 और 10 5। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V। C इक्विवेलेंट कितना है भैया, 5, तो 5 गुना 12 कितना आ गया, 60 माइक्रोकूलम। तो सब पे चार्ज 60 के बराबर है ना। अब मैं तीनों के वोल्टेजेस को लिख सकता हूँ, दो तरीके हैं लिखने के, या तो मैं उनको रेशियो में बांट के लिखूं, या मैं सीधा लिखूं कि V1 होगा Q अपॉन C1। अब मैं बार बार ये फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। 60 बटा 30 2 वोल्ट, V2 चार्ज कितना 60, कैपेसिटेंस कितना 15, 60 अपॉन 15 4 वोल्ट, V3 चार्ज कितना 60, कैपेसिटेंस कितना 10, कितना आ गया 6 वोल्ट। देखो तीनों का सम करो, 6 4 10 2 12, 12 वोल्ट की बैटरी। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, दो तरीके हैं निकालने के। U टोटल इज इक्वल टू या तो U1 प्लस U2 प्लस U3 निकालो और इसका सम कर दो, और हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर, हाफ इंटू 5 इंटू 144, ये आ जाएगा 360 माइक्रो जूल। तीनों का एनर्जी निकाल के सम करोगे तो भी उतना ही आ जाएगा। वर्क डन बैटरी पूछूं तो क्यू पास, कितना चार्ज पास हुआ बैटरी से, 6 माइक्रोकूलम, 60 माइक्रोकूलम। कितना चार्ज पास हुआ 60, और वोल्टेज कितनी है 12, तो वर्क डन बैटरी कितना है 12 इंटू 60 720। देखो इसका दुगना है, हमने कहा था ना 50% लॉस होता है। तो पूछो वर्क डन बाय बैटरी कितना है, तो ये आएगा बेटा Q इंटू ई एम एफ, क्यू इज 60 इंटू ई एम एफ इज 12, कितना आ गया 720 माइक्रो जूल। तो ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए, फिर अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन सीखेंगे। चलो अगला,
नेक्स्ट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज पैरेलल पे इतना टाइम, मैंने सीरीज पैरेलल पे टाइम नहीं दिया, मुझे चार्ज और वोल्टेज बांटना सिखाना, वो इम्पोर्टेंट है। पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कनेक्टेड बिटवीन सेम पोटेंशियल डिफरेंस। या कहूँ तो सेम पॉइंट्स के बीच लगे, है ना? मतलब ऐसे ये 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हों, क्या बताना है इसका इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब इससे अगर Q चार्ज आएगा, इस पे प्लस Q और इस पे माइनस Q, मान लो इससे Q चार्ज फ्लो होके आया, तो इससे भी Q चार्ज आना चाहिए। और ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इस बार ना तीनों पे चार्ज सेम नहीं होगा क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन तीनों की वोल्टेज सेम है। इस पे चार्ज होगा कुछ प्लस Q1 माइनस Q1, इस पे कुछ प्लस Q2 माइनस Q2, इस पे कुछ प्लस Q3 और माइनस Q3। क्या सेम है? वोल्टेज। तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, V के बराबर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? जो चार्ज यहाँ से आया Q, वही Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 है, KCL टाइप का यही तो है। तो आप क्या लिखोगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। भाई जो चार्ज यहाँ से आया वही चार्ज तो तीनों में डिवाइड हुआ। तो Q को क्या लिखोगे? C इक्विवेलेंट इंटू V इज इक्वल टू C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V कैंसिल होगा, C इक्विवेलेंट क्या बचेगा? C1 plus C2 plus C3. This is the equivalent capacitance. C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होता ही है ना? चार्जेस का रेशियो निकालो कि चार्ज का रेशियो क्या है। Q1 is to Q2 is to Q3। बेटा चार्ज होता है CV, क्या होता है? CV, तो V तो सब में सेम है, तो दिस इज C1 is to C2 is to C3। इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज कैपेसिटेंस के रेशियो में होता है, मतलब सेम वोल्टेज पे। लॉजिक भी है कैपेसिटेंस का, बेसिक मतलब सेम वोल्टेज पे जिसकी कैपेसिटी ज्यादा वो ज्यादा चार्ज स्टोर करके रखेगा, जिसकी कैपेसिटी कम वो कम चार्ज स्टोर करके रखेगा, है ना? फिर वही कहानी है कि एन आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो ये NC हो जाएगा, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एन आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, if n identical capacitors, तो C इक्विवेलेंट क्या बनेगा? n इंटू C। अगर n आइडेंटिकल कैपेसिटर की बात हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस NC बन जाएगा। तो ये बेसिक सी बात है पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, जल्दी से लिख लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन। सिंपल चार्ज वोल्टेज बांटना आ जाएगा बेटा, तो सब कुछ आ जाएगा, याद रखना मेरी बात, है? और इसमें भयंकर गलती होती है क्योंकि इसमें सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला वहां से उल्टा है। वापस मैं वैल्यू तो वही दे देता हूँ, 15 माइक्रोफैरड, नहीं उसमें थोड़ी मुश्किल आ जाएगी, 25 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड, है ना? ये 25 है ना, 25 साफ साफ ही लिख देता हूँ, 25 माइक्रोफैरड। ठीक है, और ये 100 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, जल्दी जल्दी सबके आंसर लिखते चलना खुद से। फाइंड सी इक्विवेलेंट
लिखने की नीड नहीं है, आप खुद सॉल्व करके रखो, मैं लिखूंगा, मैच कर लेना। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। वोल्टेज तो सबकी सेम ही है, तो वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरा, फाइंड वर्क डन बाय बैटरी। जल्दी से तीनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं सॉल्व कर लूंगा। ओके, सिंपल है भी। सी इक्विवेलेंट सीधा दिख रहा है, 25 40 50, 50 है ना, 40 + 50 50 माइक्रोफैराड है ना। चार्ज तो सब पे वोल्टेज पता है, जिसका चार्ज Q1 मानते हैं, इसका Q2 और इसका Q3। तो Q1 क्या आएगा, C1 इंटू V, 15 गुना 100, वही सबके लिए सेम है बेटा, तो 1500 माइक्रोकूलम। Q2 कितना आएगा, C2 इंटू V, 25 इंटू 100 कितना आ गया, 2500 माइक्रोकूलम। Q3 कितना आ गया, C3 इंटू V, 10 इंटू 100, 1000 माइक्रोकूलम। ये तीनों के चार्ज आ रहे हैं ना। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ये आ गया अपने पास 5000 माइक्रोकूलम। यही चार्ज बेटा बैटरी से पास हुआ होगा। तो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू E। कितना चार्ज पास हुआ, 5000 माइक्रोकूलम इंटू 100, तो ये आ गया इतना माइक्रो जूल। तो ये आ गया 5 इंटू 10⁵ माइक्रो जूल। माइक्रो हटाएंगे तो ये 0.5 जूल आ गया। तो वर्क डन है 0.5 जूल। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं, जिसको लिखना है वो लिख लें।